नमो नमः मित्रों। मैं आचार्य विकास मिश्र आप सभी का एमएसएससी नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज पुनः हम लोग बिहार टीआरई 4.0 की कक्षा लेकर उपस्थित हो चुके हैं। पिछली कक्षा में हमने जो बातें की थी, आज उसी के आगे चर्चा पर चर्चा होगी। तो मित्रों, हम लोगों ने कल देखा था वर्णों का उच्चारण प्रयत्न। इसके पूर्व कक्षा में हम लोगों ने मित्रों वर्णों का उच्चारण स्थान देखा और उसके पूर्व हम लोगों ने वर्णमाला इत्यादि को देखा था। कहा हम लोगों ने प्रत्याहार और प्रत्याहार बनाने के लिए जिनकी आवश्यकता पड़ती है अर्थात महेश्वर सूत्रों को भी पढ़ा और देखा था। आज हम लोग, क्योंकि विगत कक्षाओं में हम लोगों ने देख रखा है, तो आज उसी के आगे की श्रृंखला को प्रारंभ करेंगे और आज हम लोग शुरू करेंगे मित्रों संज्ञा प्रकरण। क्या शुरू करेंगे मित्रों? संज्ञा प्रकरण। ठीक, हम यहां पर देख रहे हैं संज्ञा प्रकरण। ठीक, कहा यहां पे टॉपिक का नाम क्या है भाई? कहा संज्ञा प्रकरण। संज्ञा प्रकरण पे मित्रों सारी क्लासेस संज्ञा प्रकरण पे ही चली हैं। हालांकि क्योंकि संस्कृत व्याकरण की अगर जब बातें होती हैं तो वहां पर जो माहेश्वर सूत्र है, वर्णमाला जो है, और आप लोगों ने जो वर्णों का उच्चारण स्थान और प्रयत्न देखा था, वो सभी संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत ही आते हैं। लेकिन संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत मित्रों हम आज संज्ञा प्रकरण में विशिष्ट संज्ञाओं का अध्ययन करेंगे। संज्ञा प्रकरण में भी क्या है? विशिष्ट संज्ञाएं, अर्थात जो कुछ विशिष्ट संज्ञाएं पूछी जाती हैं, आज हम लोग उन्हीं का अध्ययन करेंगे। ठीक है ना? तो इसी अध्ययन परंपरा में आज हम लोग सर्वप्रथम पहली संज्ञा वृद्धि संज्ञा को देखेंगे। किसको देखेंगे मित्रों? तो वृद्धि संज्ञा को। ठीक, आइए हम लोग देर न करते हुए शुरू करते हैं वृद्धि संज्ञा। कहा वृद्धि संज्ञा क्या होती है? तो कहा इसका सूत्र है मित्रों वृद्धिरादईच। क्या सूत्र है? कहा वृद्धिरादईच। ठीक, क्या है मित्रों? तो कहा वृद्धिरादईच, अर्थात यहां पे ध्यान रखिएगा ये एक 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 है। अर्थात ध्यान रखिएगा ये अष्टाध्यायी के मित्रों पहले अध्याय के पहले पाद का पहला सूत्र है। क्योंकि ध्यान रखिएगा मित्रों जो महर्षि पाणिनि द्वारा लिखित एक संस्कृत का सुसंयत व्याकरण है, वह 8 अध्यायों वाली है। कितने अध्याय वाली है मित्रों? तो 8 अध्याय हैं। अध्यायों की संख्या कितनी है? तो कहा अध्याय 8 है। ठीक है, चलिए भाई हम हिंदी वाला 8 लिख दे रहे हैं। ठीक है, चाहे आप ये वाला 8 समझ लीजिए चाहे इंग्लिश वाला 8 से, जो आपको समझना समझ ले, क्योंकि मैं बोल ही रहा हूं। ठीक है ना? कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में मित्रों 4-4 पाद हैं। ठीक है ना? यानी कि 8 अध्याय में, और पाद कितने हैं? क्योंकि देखिए जो विभक्त है अष्टाध्यायी वो अध्याय, पाद और सूत्र में विभक्त है। किसमें विभक्त है? तो कहा अध्याय, पाद और सूत्र। पादों की संख्या मित्रों 4 है। कितनी है? 4 है। ध्यान रखिएगा दोनों संख्या हमने लिख दिया, 4 हिंदी वाला भी और अंग्रेजी का भी। तो कहा प्रत्येक अध्यायों में संख्या अध्याय 8 है और पादों की संख्या कितनी है? 4 है। तो हम क्या करते हैं, जब प्रत्येक अध्याय में, ध्यान रखिएगा, एक अध्याय, ठीक, यानी कि अध्याय 1 उसमें 4 पाद, तो कुल मिलाकर के 8 अध्याय और 8 में 4-4 पाद, तो कुल मिलाकर के पादों की संख्या 32 हो जाती है। कितनी हो जाती है मित्रों? 32। ठीक है, कितनी? तो 32 पाद हो जाते हैं। ठीक, 8 अध्याय और 4-4 पाद अगर हम मिला देंगे तो 32 पाद हो जाएंगे। सूत्रों की संख्या मित्रों कोई निर्धारित निश्चित नहीं है। कुछ लोग अगर 3 कम सूत्र 4000 मानते हैं। ठीक है, कितनी सूत्रों की संख्या मानी जाती है? लमसम, क्योंकि पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं, तो 4000 सूत्रों की बात कही जाती है। 3978 सूत्र भी कोई कहता है। कोई कहता है कि 4000 में 3 सूत्र ही कम थे, 97 रहे।
अब जितना भी हो, लेकिन सामान्यतया जब हम अष्टाध्यायी में सूत्रों की बात करते हैं तो कह देते हैं कमोबेश 4000 सूत्रों की हम लोग बात कह देते हैं। ठीक है, तो कहा जब हम लोग वृद्धि संज्ञा कर रहे हैं, ठीक है, तो वृद्धि संज्ञा मित्रों अष्टाध्यायी के, ठीक है ना, अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के पहले पाद का पहला सूत्र है। ठीक है, जो कि वृद्धि संज्ञा करता है। क्या करता है? ये संधि सूत्र नहीं, ये संज्ञा सूत्र है, जो कि क्या कहता है समझते हैं हम लोग। कहा कि कहता है कि आ अय और औ, क्या कहता है? आ अय औ की वृद्धि संज्ञा होती। क्या कौन संज्ञा होती है मित्र? कहता है कि वृद्धि संज्ञा होती है। कौन संज्ञा होती है? कहता है वृद्धि संज्ञा होती है। ठीक है, अब यहां समझेंगे वृद्धि रादईच, वृद्धि आत एच, क्या क्या है इसको ध्यान रखिए। यहां पे है वृद्धि ही, अगर र को हम हटाएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक, अगर हम र को हटाएं, इसका पद विच्छेद करें, अगर इस सूत्र का हम पद विच्छेद करें तो क्या मिलकर आएगा मित्रों? हमें मिलकर आएगा वृद्धि आत एच। ठीक है, जो कहता है वृद्धि संज्ञा होती है, कहा किसकी? आत। ओके, ध्यान रखेंगे, इसमें पंचमी विभक्ति एक वचन में आत रूप बनेगा। क्या रूप बनेगा? आत। ठीक है ना, तो कहा वृद्धि आत एच, तो आत में त का जो आत है वो इस त का द हुआ। ठीक है ना, संधि प्रकरण में आप लोग पढ़ने को मिलेगा किस तरह से प्रथम का तृतीय वर्ण किस तरह से हो रहा है। ठीक है, और कहा एच, अर्थात कि वृद्धि संज्ञा होती है किसकी? किसकी? आ और एच प्रत्याहार की। आ और कहा आत और एच प्रत्याहार की। किसकी? एच प्रत्याहार की क्या होती है? कहा वृद्धि संज्ञा हो जाती है। कहा एच में क्या क्या आता है मित्रों? तो एच में आपका एच प्रत्याहार के अंतर्गत अ और औ, ये दो वर्ण आते हैं। कितने वर्ण आते हैं मित्रों? तो दो वर्ण आते हैं। ठीक है, क्या कितने? और कहा आत, क्योंकि ध्यान रखिएगा ये पंचमी एक वचन में रूप बनेगा, तो ध्यान रखेंगे हम लोग, तो इस तक आप लोग जानते हैं लोप हो जाता है क्योंकि हलंत युक्त है। ठीक है, तो इसका लोप हो जाएगा, बचेगा क्या? इसका लोप हो जाने से क्या शेष बचता है? आशेष बचता है। क्या बचेगा? आशेष बचेगा। और ए औ की कौन संज्ञा होती है? तो कहा वृद्धि संज्ञा होती है। ठीक है, आपको बात स्पष्ट हो गई हो कि वृद्धि संज्ञा क्या है। तो कहा अक्सर ये प्रश्न परीक्षाओं में बहुत पूछता है कि वृद्धि संज्ञा विधायक, संज्ञा विधायक, वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र है, या यह सूत्र वृद्धि संज्ञा करता है। कौन सा सूत्र क्या कहते हैं? वृद्धि संज्ञा करता है। तो आप लोग जानते हैं क्या? वृद्धि रादईच। अगर आपसे सूत्र संख्या पूछे मित्रों तो 1-1-1। ठीक, यानी कि पहले अध्याय के पहले पाद का पहला सूत्र। अगर प्रमुखता से यह भी प्रश्न पूछ लेता है मित्रों कि अष्टाध्यायी विभक्त है, अष्टाध्यायी विभाजन पूछ लेता है, तो ध्यान रखिएगा, पहले बताएंगे अध्याय, पाद और सूत्र में अष्टाध्यायी का विभाजन किया गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं। अगला यहां पे है मित्रों कि गुण संज्ञा। कौन सी संज्ञा है? तो कहता है कि गुण संज्ञा। ठीक, गुण संज्ञा कोई गुण संज्ञा करता है, तो ध्यान रखेंगे हम लोग, कहता है अदेंग अदेंग गुण। क्या कहता है? अदेंग गुण, अर्थात अर्थात अ ए और ओ, अ और अ ए और ओ, इनकी गुण संज्ञा होती है। किसकी किसकी गुण संज्ञा होती है मित्रों? तो कहा गुण संज्ञा किसकी किसकी होती है? तो कहा अदेंग गुण, अर्थात अ ए ओ, इनकी गुण संज्ञा होती है। ठीक, यह सूत्र मित्रों पहले अध्याय के पहले पाद का दूसरा सूत्र है। कौन सा सूत्र है? पहले अध्याय के पहले पाद का दूसरा सूत्र। पहला सूत्र क्या था? तो वृद्धिरादईच, जो कि वृद्धि संज्ञा करता है। और द्वितीय सूत्र है मित्रों अदेंग गुण, अर्थात कि अ ए ओ की गुण संज्ञा होता है। ठीक, यहां पे ध्यान रखेंगे, यहां भी अगर हम पद विच्छेद करें, क्या करें मित्रों? अगर हम यहां भी पद विच्छेद करेंगे तो आपका निकल कर आएगा अत एंग। क्या निकल कर आएगा? अत एंग गुण।
क्या निकल कर आएगा, अत एंग गुण। इसका मतलब होता है मित्रों अत, यहां तक फिर यहाँ पे संज्ञक हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमें बचेगा क्या, ओ, ठीक है। और एंग एक प्रत्याहार है। एंग क्या है मित्रों, एक प्रत्याहार है जो कि कहता है ए और ओ, ए और ओ, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे अ ए ओ की गुण संज्ञा होता है। अभी हम मित्रों हम लोगों ने दो संज्ञाओं का अध्ययन किया, ठीक है। इस चीज पे ध्यान रखिएगा विशेषतया, क्योंकि ध्यान रखिए यहां पर दोनों ये संधियां भी हैं, अर्थात ध्यान रखिए वृद्धि संधि भी होती है, वृद्धि संधि भी होती है, ठीक है ना। वृद्धि संधि भी होती है और गुण संधि भी होती है। क्या होती है, गुण संधि भी होती है। इन दोनों के लिए एक चीज ध्यान रखिए, यहां पर इनकी संधि भी होती है, ठीक है ना। ठीक, इस चीज को भी हमको ध्यान रखना होगा कि इनकी संधि भी होती है। तो यहां पर ये हम लोग जो चर्चा भी कर रहे हैं, ये संधियों की चर्चा नहीं कर रहे हैं, बल्कि किसकी चर्चा कर रहे हैं, तो हम लोग संज्ञा प्रकरण की चर्चा कर रहे हैं। अर्थात संस्कृत व्याकरण शास्त्र की विशिष्ट संज्ञाओं का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, और उसमें हम लोगों ने वृद्धि संज्ञा पढ़ा और गुण संज्ञा पढ़ा। हमने जाना कि आ ए औ किसका किसका, हमने कहा आ, देखिए ध्यान रखिए, कहा आ ए और औ, इनकी मित्रों वृद्धि संज्ञा, कौन सी संज्ञा भी हमने पढ़ा, वृद्धि संज्ञा होती है। और अ ए ओ हमने इसे पढ़ा मित्रों कि ये गुण संज्ञा है। क्या है, गुण संज्ञा है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाता है, कभी कभी क्या होता है, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इस कंफ्यूजन में हमको नहीं रहना है कि भैया संधि में क्या है और संज्ञा में क्या है। संज्ञा प्रकरण अलग है और संधि प्रकरण अलग है, क्योंकि संज्ञा एक विशिष्ट वर्णों की होती है। क्या होती है मित्रों, विशिष्ट वर्णों की संज्ञा होती है। लेकिन संधि क्या है, तो संधि कहा परिवर्तन होता है, क्योंकि संधि क्या कहता है, संधि कहता है परिवर्तन। क्या करता है, संधि करता है परिवर्तन कर देता है, विकार। कहा वर्णों के विकार युक्त मेल को संधि कहते हैं। क्या कहा, वर्णों के विकार युक्त मेल को संधि कहते हैं। विकार युक्त मतलब परिवर्तन युक्त, वहां पर क्या होगा, परिवर्तन होगा। लेकिन यहां पर क्या होता है, यहां पर परिवर्तन वाली बात नहीं कहता, यहां पर सीधे कह दिया अदेंग गुण, अर्थात अ ए ओ की गुण संज्ञा, और कहा वृद्धिरादेश अर्थात आ ए ओ इनकी वृद्धि संज्ञा होती है। ठीक है, बात स्पष्ट हो गई, हमें लगता है अब आगे बढ़ना चाहिए, आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अगली संज्ञा है मित्रों संयोग संज्ञा। अगली संज्ञा क्या है मित्रों, तो अगली संज्ञा के लिए कह रहा है, अगली संज्ञा के लिए आपसे कह रहा है कि संयोग संज्ञा। ठीक है, तो यहां पर इसका सूत्र है मित्रों, सूत्र है, अभी हमने पिछले में सूत्र नहीं लिखा था, हलो अनंतराह, हलो अनंतराह संयोग। क्या कहा मित्रों, हलो अनंतराह संयोग। ठीक, ये सूत्र क्या कहता है मित्रों, हम लोग समझेंगे। हलो अनंतराह संयोग यह कहता क्या है, कहा कि हलो अनंतराह, हल के अनंतर क्या कहता है, ध्यान रखिएगा, इसे हम लोग पद विच्छेद जब करेंगे तो कहता है हल और अनंतर की बात करता है। किसकी बात करता है, हल अनंतर और संयोग। यहां पर इस पद में, इस पूरे सूत्र में मित्रों, ये पद विच्छेद जब करेंगे तो मुख्य यही तीन शब्द आपको मिलेंगे। क्या क्या, हल मिलेगा, अनंतर मिलेगा और संयोग मिलेगा। यह कहता क्या है, कहता है कि हल के अनंतर यानी व्यंजन वर्ण के बाद, हल मतलब व्यंजन, ध्यान रखिएगा मित्रों, हल का मतलब क्या होता है, हल का मतलब होता है व्यंजन। ठीक है, आप लोग जानते हैं, क्योंकि माहेश्वर सूत्र में स्वर का मतलब अच होता है। स्वर का मतलब क्या होता है मित्रों, अच होता है। ठीक, और हल का मतलब क्या होता है, हल का मतलब व्यंजन होता है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग ध्यान देंगे एक चीज, मुख्य चीजें जो बातें होंगी, कहा हल के अनंतर, हल के अनंतर यानी बाद में, यानी व्यंजन वर्ण के बाद यदि व्यंजन वर्ण आ जाए, ठीक है ना, व्यंजन के बाद क्या आना चाहिए, व्यंजन वर्ण के बाद यदि व्यंजन वर्ण आए, यदि क्या आ जाए, पुनः व्यंजन वर्ण आए, ठीक है ना, यानी स्वरों का व्यवधान होना चाहिए,
यानी क्या होना चाहिए, स्वरों का व्यवधान, स्वरों का व्यवधान होना चाहिए। ठीक, यानी कि व्यंजन के बाद व्यंजन वर्ण आए, बीच में कोई स्वर ना आए। हलो अनंतरा संयोग कहता है मित्रों, यह संयोग संज्ञा करता है। किसकी संयोग का संज्ञा करता है, कहा कि व्यंजन वर्ण के बाद अगर व्यंजन वर्ण आ जाए, उनमें बीच में कोई स्वर ना आए, तो उनकी उस शब्द की, क्योंकि पद बिना पद बनाए शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता, तो कहा उस शब्द की संयोग संज्ञा होती है। उस पद में जितने भी जो शब्द आएंगे मित्रों, उसकी क्या आएगी, संयोग संज्ञा। जैसे समझिएगा, जैसे कहने का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जैसे एक शब्द है मित्रों वहनी, क्या है, वहनी है, ठीक है ना, वहनी, चाहे इस तरह से आप लिख दीजिए वहनी, और चाहे इस तरह से आप लिख दीजिए, जो भी आपको लिखना हो लिख लीजिए, ठीक है। अब यहां पे देखिए वहन में क्या है, ध्यान रखिएगा, चाहे तो आप राष्ट्र लिख दीजिए, चाहे आप क्या लिख दीजिए, राष्ट्र लिख दीजिए, ठीक, चाहे राष्ट्र लिख दीजिए, चाहे आप वात्स्यायन लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, वात्स्यायन, वात्स्यायन, ठीक है, चाहे आप वात्स्यायन लिख दीजिए, ठीक है, क्या लिख दीजिए, वात्स्यायन लिख दीजिए, ठीक है। अब यहां पे देखिए समझिएगा, कहने का मतलब यह देख लीजिए, स्वरों के बाद व्यंजन यही संयुक्त वर्ण जहां पे आ जाए, इसे समझ लीजिए संयोग संज्ञा किनकी होगी, तो कह दिया जो संयुक्त वर्ण होंगे, जैसे विद्यालय, जहां पे संयुक्त वर्ण आ जाए, ठीक है ना, संयुक्त वर्ण मतलब कहने का भाव यह है मित्रों कि दो व्यंजन वर्णों को मिला करके लिखा गया, ठीक है ना, जहां पर दो व्यंजन वर्णों को मिला करके अर्थात संयुक्त करके कोई बात कही जाए, कोई शब्द लिखा जाए, उनकी कौन संज्ञा होगी, तो उनकी संयोग संज्ञा होगी, ठीक है। बात स्पष्ट होगी ना, कि हलो अनंतरा संयोग क्या कहता है, कि हल के अनंतर अर्थात बाद अगर व्यंजन वर्ण आ जाए तो उनकी संयोग संज्ञा होगी, अर्थात बीच में कोई स्वर न आए। व्यंजन वर्णों में स्वरों का व्यवधान, स्वर का न होना, ठीक है, संयोग कहलाता है, संयोग संज्ञा होती है। बात स्पष्ट होगी, अगर आपको बात समझ में आ गई होगी तो हम बात कर रहे हैं, क्या हुआ भाई, हाँ ठीक, इतनी बात तो आपको स्पष्ट हो ही गई होगी। चलिए आगे हम लोग बढ़ के आगे बात करते हैं, आगे हम लोग चर्चा करते हैं, आगे चर्चा पर चर्चा करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आपको अगला सूत्र है मित्रों अनुनासिक संज्ञा। कौन सी संज्ञा, अनुनासिक संज्ञा, ठीक, अगली संज्ञा है मित्रों आपकी अनुनासिक संज्ञा। ये कहता क्या है समझिएगा, सूत्र है इसका, सूत्र दिया हमने, कहा मुख नासिका, क्या कहा, मुख नासिका, मुख नासिका वचनों, मुख नासिका वचनों अनुनासिक, क्या कहा, मुख नासिका वचनों अनुनासिक, ठीक है, यही सूत्र है किसका, अनुनासिक संज्ञा करने का यह सूत्र है मित्रों। कौन सा सूत्र है भाई, तो कहा मुख नासिका वचनों अनुनासिक, ठीक, ये अनुनासिक संज्ञा करता है, क्या करता है, अनुनासिक संज्ञा करता है, किसकी, तो कहा जिन वर्णों का उच्चारण मुख और नासिका किससे हो, कहा मित्रों कि वर्णों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से हो, वे अनुनासिक कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं मित्रों, अनुनासिक कहलाते हैं। बात समझिएगा, अब देखिए यहां पर एक शब्द है मुख, क्या शब्द है मित्रों, मुख शब्द है, और दूसरा शब्द है मित्रों नासिका, ठीक है। अब यहां पे एक प्रश्न उठता है, मुख नासिका वचनों नासिका में, कहा जो वर्ण मुख और नासिका दोनों से उच्चरित होते हैं, जिनका उच्चारण दोनों से किया जाता है, वे अनुनासिक होते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या ऐसा कोई और भी वर्ण होता है जो मुख से उच्चरित ना हो, क्योंकि मित्रों सारे वर्ण जो होते हैं, जो सारे वर्ण हैं वो तो मुख से ही उच्चारित होते हैं, क्योंकि मुख जो मिला है ईश्वर द्वारा प्रदत्त हमें है, मुख से ही तो सारे वर्ण उच्चरित होते हैं। अब यहां पर मुख अलग से कह करके नासिका को अलग से कहने का क्या भाव भेद है, क्या भेद है, समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि
कोई वर्ण नासिका से उच्चरित होता है, ये बात समझ में आता है, क्योंकि कहा गया कि नासिका अनुस्वार से, क्योंकि अनुस्वार जो होते हैं वे नासिका से उच्चरित होते हैं। यहां पर मुख नासिका कहने का क्या प्रयोजन निकला भाई, क्योंकि मुख शब्द क्यों रखा गया, क्योंकि ध्यान रखिए आपने पूर्व में कहा कि क्या कहा कि नासिका अनुस्वार से, ठीक, और उसके बाद आपने कहा ये मंगलना नाम नासिका च, आप लोगों ने वर्णों के उच्चारण स्थान में देखा होगा, क्योंकि आपने क्या कहा था, आप यही एक सूत्र था, सूत्र क्या था भाई, सूत्र यही था आपका, सूत्र यही था मित्रों कि यमंगलना नाम यही ना सूत्र था, यमंगलना नाम नासिका, यही सूत्र था, यमंगलना नाम नासिका च, क्योंकि आपने नासिका अनुस्वार से एक सूत्र कहा था कि नासिका का उच्चारण जो अनुस्वार होता है, जो नासिका से अनुस्वार उच्चरित होते हैं, तो आपने च कह करके और जोड़ दिया उसमें कि नासिका से एक वर्ण और उच्चरित होता है, वो कहा वो क्या उच्चरित होता है, तो कहा आपने कहा जो पंचमाक्षर होते हैं, क्या होते हैं मित्रों, जो पंचमाक्षर होते हैं, अर्थात अंग, इ, ड़, न और म, आपने पंचमाक्षरों की बात कह दी, लेकिन यहां पर आप क्या कह रहे हैं, अनुनासिक संज्ञा क्या करते हैं, कहते हैं मुख नासिका वचनो अनुनासिका, अर्थात कि जो वर्ण मुख और नासिका से उच्चरित होते हैं वे अनुनासिक संज्ञक होते हैं, वे अनुनासिक कहलाते हैं। तो यहां पर मुख कहने का क्या प्रयोजन था, ध्यान रखिएगा मित्रों, मुख कहने का यह प्रयोजन था क्योंकि जो हमारे भगवान पाणिनि है जो अष्टाध्यायी लिखते हैं, वो किसी बात का, किसी शब्द का जो प्रयोजन, किसी शब्द का यदि प्रयोग करते हैं तो वो क्या है, उसका कुछ विशेष प्रयोजन होता है, ठीक है, क्योंकि यहां पर आपको पता है कि अगर वो अंग कहते, ठीक, अंग कहते तो उसके लिए उनको कंठ कहना पड़ता, अगर इय कहते तो उनके लिए तालु कहना पड़ता, अगर ड कहते तो उनके लिए उन्हें मूर्धा कहना पड़ता, न कहते तो उसके लिए उन्हें दंत कहना पड़ता, और म कहते तो उन्हें ओष्ठ कहना पड़ता, क्योंकि इनकी अनुनासिक संज्ञा अगर उन्हें करनी है और उन्हें 5 उच्चारण स्थानों से बचना है, किससे बचना है, तो 5 उच्चारण स्थानों से बचना है मित्रों, तो पांचों की चर्चा न करके उन्होंने एक ही शब्द से पांचों को अंतर्भूत कर लिया, अर्थात पांचों उच्चारण स्थानों का उन्होंने नाम ले लिया, वो भी किस शब्द से, तो कहा मुख शब्द से, ठीक है, मुख शब्द से मित्रों उन्होंने कंठ, ताल, मूर्धा और मूर्धा, दंत और क्या है, दंत और ओष्ठ, और ओष्ठ, ठीक मित्रों, इतने का ध्यान रखिए, किसका किसका, तो उन्हें कहा मुख शब्द से उन्होंने कंठ का वर्णन कर लिया, तालु का वर्णन कर लिया, मूर्धा का वर्णन कर लिया, दंत का वर्णन कर लिया और ओष्ठ का वर्णन कर लिया। क्यों, क्योंकि अगर हम कंठ से बात करेंगे, अगर हमें अंग की अगर हमें क्या करना है, अनुनासिक संज्ञा करनी है मित्रों, तो हम यहां पर यहां पर आप विशेष रूप से अंगा कहते, अंगा को आप कंठ से आप अगर दिखाते तो उतना उचित नहीं था, ताल का देने से आप इय का बोध कराते, उसके बाद आप मूर्धा कह के ड़ का बोध कराते, और न कह करके आप दंत का बोध कराते, और ओष्ठ कह करके आप क्या करते, म का बोध कराते। तो इतने शब्दों से बचने के लिए, उच्चारण स्थानों के शब्दों के प्रयोग से बचने के लिए कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ कहने से उन्होंने उचित समझा क्या, मुख शब्द कह दिया। तो मुख के अंदर इन उच्चारण, ये जो उच्चारण स्थान है, 5 जो उच्चारण स्थान है, ये अंतर्भाव कर लिए, अर्थात मुख कह देने से इनका ही बोध करा के प्रकटीभूत करा दिए। बात स्पष्ट हो गई कि मुख नासिका वचन नासिका, उन्होंने सिर्फ एक अलग से उच्चारण स्थान का प्रयोग किया, मात्र वो किसका, तो उन्होंने नासिका का प्रयोग किया, बस किसका प्रयोग किया, नासिका का प्रयोग करके, और उन्होंने मुख के अंतर्गत अंदर ही
ये पांचों को उन्होंने क्या कर लिया, अंतर्भाव कर लिया, अर्थात इनका भी बोध करा दिया कि जो वर्ण अर्थात अंग, इ, ड़, न, म, ये जो वर्ण है मित्रों, ये अपने अपने उच्चारण स्थानों के साथ उच्चरित होते हैं, अर्थात कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ के साथ उच्चरित होते हैं, लेकिन साथ साथ ये नासिका से भी उच्चरित होते हैं, और नासिका से उच्चरित होने के कारण, ठीक है, मुख अर्थात इन उच्चारण स्थानों क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग के साथ उच्चरित होते हैं, और साथ साथ नासिका से उच्चरित होते हैं। इसलिए इन पांचों की, किसकी किसकी, अंग, अंग की, इ, ड़, न, म, इनकी अनुनासिक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है मित्रों, तो इनकी अनुनासिक संज्ञा होती है, ये कहने का भाव है। ठीक, अगली संज्ञा पे बात करते हैं हम लोग मित्रों। अगली संज्ञा है आपकी विभाषा। ठीक, अगली संज्ञा कौन सी है, विभाषा। तो इसका सूत्र है मित्रों, इसका सूत्र है न वेति विभाषा। क्या सूत्र है मित्रों, न वेद विभाषा। ठीक है, हाँ, यहां पे आप लोग देख लीजिए सूत्र क्या है मित्रों, न वेति विभाषा, अर्थात यहां पे हम एक चीज और समझेंगे कि ये न वेद विभाषा क्या होती है। समझ में आई बात, कहता है विभाषा संज्ञा किसकी होती है, विभाषा संज्ञा क्या है, तो मित्रों इस सूत्र में कहता है न माने नहीं, न माने नहीं, या आप इसका पद विच्छेद करेंगे तब जाके आपको अर्थ स्पष्ट हो जाएगा, कि पद विच्छेद करने पर आपको समझ में आएगा। कहा न वा इति विभाषा, क्या है, न वा इति विभाषा। ठीक, यानी समझिएगा, कहता है न माने नहीं, न माने नहीं, वा माने अथवा, वा माने अथवा, इति माने इस प्रकार। कहा न और वा, न शब्द, ठीक है ना, मना, नकारात्मकता के अर्थ में है, मना करने के अर्थ में, ठीक है, न और वा अर्थात अथवा यानी विकल्प। अथवा का अर्थ क्या होता है मित्रों, तो अथवा का अर्थ होता है विकल्प, ठीक है ना, अथवा का क्या अर्थ होता है, तो कहा विकल्प अर्थ। ठीक, तो कहा विकल्प की और न की, अर्थात न शब्द की और वा की, इस प्रकार विभाषा संज्ञा है। अर्थात कहने का भाव ये है कि न और वा ये इनकी विभाषा संज्ञा होती है। किनकी विभाषा संज्ञा होती है, तो कहा न की, न और वा की, न और वा इनकी, इनकी इनकी विभाषा संज्ञा, इनकी विभाषा संज्ञा होती है, विभाषा संज्ञा, विभाषा संज्ञा होती है। ठीक, बात स्पष्ट हो गई होगी, आपको समझ में आ गया होगा क्या मतलब है। कहा न और वा की विभाषा संज्ञा होती है। ठीक, अब यहां पे मित्रों हम आगे बढ़े, एक बार इन्हीं को, यानी आपने जितने पढ़े, आप अगला सूत्र है मित्रों टी संज्ञा। अगली कौन संज्ञा है, तो कहा भाई अगला सूत्र है टी। अगली संज्ञा कौन सी, तो कहा टी संज्ञा। कहा इसकी टी संज्ञा क्या होती है भाई, तो आइए इसको भी देख लेते हैं, टी संज्ञा होती क्या है। सूत्र आइए देखते हैं। सूत्र कहा अचो, अचो अंत्यादि, क्या कहा मित्रों, अचो अंत्यादि टी, ठीक है ना, क्या कहा, अचो अंत्यादि टी। ये क्या कहता है मित्रों, समझते हैं हम लोग। कहा टी संज्ञा होती है, क्या होता है, टी संज्ञा होता है। कहा अच अच, अच अंत्य और आदि, अच अंत्य आदि और टी, अगर हम पद विच्छेद करेंगे तो आपको ये चीजें मिलेंगी, क्या मिलेंगी, अच अंत्य आदि और टी।
अच का अर्थ होता है स्वर। अच का अर्थ क्या बताया मित्रों, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अच का अर्थ क्या होता है, कहा स्वर होता है, कहा अंतिम में हो जिसके, कहा कोई भी पद मिल जाए, कोई भी शब्द मिले, ध्यान रखिए, क्योंकि संस्कृत में बिना पद बनाए किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है ना। तो कहता क्या है, कहा जो अंतिम अच हो, ठीक है ना, कोई भी शब्द है उसके अंत में जो अच हो, जो स्वर हो, कहा उसके आदि में अगर पहले कोई व्यंजन वर्ण आ जाए उसकी भी टी संज्ञा होती है। कहने का भाव यह है मित्रों, समझेंगे यहाँ पे एक शब्द बड़ी बारीकी वाला शब्द है, कहा यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए फिर आगे और बातें करेंगे। कहा किसी भी शब्द के, किसी भी शब्द, किसी भी शब्द के अंतिम में, किसी भी शब्द के अंतिम में जो स्वर होगा, जो स्वर होगा उसकी टी संज्ञा की जाती है, उसकी टी संज्ञा होती है या की जाती है, टी संज्ञा होती है या टी संज्ञा की जाती है, टी संज्ञा होती है, चलिए मैं लिख दे रहा हूं, टी संज्ञा होती है। समझिए कि टी संज्ञा क्या होता है, तो कहा अंतिम अच की टी संज्ञा होती है। अंतिम अच की क्या होगी मित्रों, तो टी संज्ञा होगी। अब ध्यान रखेंगे, अगर अंतिम अच के, ठीक है ना, अंतिम अच की टी संज्ञा होगी, लेकिन अगर उसके बाद में, ठीक है ना, यदि उसके बाद में अगर कोई व्यंजन वर्ण होगा उसकी भी टी संज्ञा होगी। यहां पे समझने की बात है, ध्यान रखिए, का अचो अंत्यादि टी, अर्थात आदि में हो जिसके, किसी भी शब्द के आदि अंत में जो स्वर होगा, अचो अंत्यादि टी कहता है अंतिम अच की टी संज्ञा होगी, अगर उसके आगे कोई व्यंजन वर्ण होगा तो उसकी भी टी संज्ञा कर देगा। कहने का भाव ये, यहां पे समझते हैं हम लोग। जैसे एक शब्द है, हमने राजन लिया, क्या लिया, एक शब्द हमने क्या लिया, राजन, हमने राजन लिया। अब राजन में ध्यान रखिए, हम पूरे शब्द के वर्णों, जो ये शब्द है इनको हम पद विच्छेद कर रहे हैं, र आ ज अ और न, ये आपका मिल गया, राजन शब्द मिला। क्या शब्द मिला मित्रों, तो यहां पे आपको हमें एक शब्द मिला राजन। अब यहां पे ध्यान रखिए, जो अंतिम अच है, क्या कहा, जो अंतिम अच है मित्रों, तो वो अंतिम अच क्या है, वो अंतिम अच है हमारा अ, क्या है, अंतिम अच अ है, ठीक है, अंतिम अच अर्थात अंतिम स्वर क्या है, अ है, तो कहा इसकी टी संज्ञा होती है। इसकी कौन सी संज्ञा होती है मित्रों, तो कहा अंतिम अच की टी संज्ञा होती है। कहा यदि आज, ध्यान रखिए, यदि बाद में कोई अच व्यंजन वर्ण भी आ जाए, जैसे यहां पर परे क्या आ गया, परे व्यंजन वर्ण आ गया, तो कहा इस व्यंजन वर्ण के अगर आदि में कोई स्वर होगा, अचो अंत्यादि टी कह रहा, ध्यान रखिए, कह रहा आदि में, आदि के अंतिम अच की तो टी संज्ञा होगी, लेकिन आदि में अगर जिसके होगा, जिसके आदि में होगा उसके साथ टी संज्ञा होगी। कहने का भाव ये है, यहां पे न देखिए, ये अंतिम अच तो टी संज्ञक है ही, लेकिन इस न अंतिम वर्ण, इस न के अंतिम वर्ण के पूर्व में होने के कारण अंत्यादि कह रहा ना, अंत्य अंत्य अच, तो इसकी टी संज्ञा हो गया। आदि कह रहा है, आदि का मतलब क्या है, इस न से पहले, इस न से पहले, अर्थात इन दोनों को मिला करके हमको टी संज्ञा कहनी होगी। यानी किसी भी शब्द के अंतिम में जो स्वर होगा उसकी टी संज्ञा होगी, लेकिन ध्यान रखिएंगे, अगर बाद में कोई वर्ण व्यंजन वर्ण है और उसके पहले अगर आ रहा है या कोई भी अच्छा रहा है तो उसकी भी टी संज्ञा होगी। जैसे एक शब्द मनस लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं, मनस। यहां पे ध्यान देंगे मित्रों, हम लोग मनस में क्या होगा, यहां भी वही स्थिति लागू होगी, म अ न अ और स, ठीक है ना, यहां भी वही है, अंत्यादि अचो अंत्यादि टी, यहां भी वही कह रहा है कि अंतिम अच अर्थात अ की स्वर टी संज्ञा होगी, लेकिन जिसके आदि में हो उन दोनों को लेकर के टी संज्ञा करना होगा, अर्थात यहां पे अस की टी संज्ञा करनी होगी। किसकी टी संज्ञा होगी, अस की टी संज्ञा करनी होगी। मान लीजिए एक शब्द है राम, शब्द ले लिया हमने,
हमने क्या लिया, राम शब्द लिया, ठीक है, क्या लिया, राम शब्द लिया। अब यहां पे देखिए र आ म और अ, ठीक, इतना हमने किया राम में। अब कहा अंतिम अच की टी संज्ञा होगी, तो यहां पे देख लीजिए कुछ नहीं है, इसके आगे कुछ नहीं है, तो इस अंतिम अ की ही सिर्फ टी संज्ञा होगी। अगर मान लीजिए हमें नदी की टी संज्ञा करनी हो, किसकी टी संज्ञा करनी हो, नदी की टी संज्ञा करनी हो, तो न अ द ई। अब यहां पर देख लीजिए इसके अंतिम, ये अंतिम अच है ही टी ई, अब इसके आगे कोई अन्य वर्ण नहीं आया, तो इस यहां पे ई की टी संज्ञा करनी होगी। लेकिन चाहे वो मनस हो और चाहे राजन हो, यहां पे मित्रों हमें अन की, यहां पे किसी किसकी, अ और न दोनों को लेकर अन टी संज्ञा करना होगा, और मनस में अस को लेकर के टी संज्ञा करना होगा। आई बात समझ में? अगर मुझे लगता है आपको स्पष्ट समझ में आ गया मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अचो अंत्यादि टी कहता है अंतिम अच की टी संज्ञा होती है। किसी भी शब्द में अगर जो अंतिम अच होगा, जो अंतिम स्वर होगा, उसकी भी उसकी टी संज्ञा होगी। लेकिन अगर वह किसी व्यंजन वर्ण के आदि में आता है, ठीक है, आदि कह रहा है ना यहाँ पे, तो कह रहा है अगर किसी वह व्यंजन वर्ण के आदि में आता है, पहले आता है, तो वहां पर व्यंजन सहित वह स्वर तो टी संज्ञक है ही, लेकिन साथ साथ उस व्यंजन वर्ण को भी जिसके वह आदि में आया है उसकी भी टी संज्ञा होगी। ठीक है, आपको बात स्पष्ट हो गई होगी। आइए एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, उसके साथ ही हम इस क्लास को यहीं पे क्या करते हैं मित्रों, समापन करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर हम संज्ञाओं की बात कर लेंगे तो आप का मस्तिष्क जो है उन्हें झेल नहीं पाएगा, क्योंकि कई सारी अगर एक साथ संज्ञाएं हो जाएंगी तो आप लगेगा कि भाई क्या बात कह दी गई। बहुत ज्यादा नहीं, आपको सीमित दे दिया जाए, जिसमें सीमित दिया जाए, अच्छा दिया जाए। वृद्धि संज्ञा क्या है, कहता है वृद्धिरादैच। वृद्धि संज्ञा करने का सूत्र क्या है मित्रों, वृद्धिरादैच, जो कि पहले अध्याय के पहले पद का पहला सूत्र है। ठीक है, ये कहता है कि आ ए औ की वृद्धि संज्ञा होती है। ठीक, बात स्पष्ट समझ में आ गई होगी आपको। आ ए औ की क्या होती है, वृद्धि संज्ञा होती है। यहां पे आते हैं गुण संज्ञा करने का, तो कहा अदेंग गुण, क्या कहा, अदेंग गुण, अर्थात कि अ ए ओ इनकी गुण संज्ञा होती है। इनकी कौन संज्ञा होती है मित्रों, तो अ ए ओ की गुण संज्ञा होती है। पहले अध्याय के पहले पद का दूसरा सूत्र। ठीक, तीसरे चलते हैं संयोग संज्ञा। कहा हलो अनंतरः संयोग, कहा हलो अनंतरः संयोग कहता है मित्रों कि बीच में कहा व्यंजन वर्ण के बाद यदि कोई व्यंजन वर्ण आ जाए, ठीक है ना, उसमें स्वर ना आए, तो वह क्या होगा, उनकी संयोग संज्ञा होगी। जैसे राष्ट्र, वात्स्यायन, ठीक है, वहनी इत्यादि। क्योंकि जहां पर आपको संयुक्त व्यंजन का प्रयोग करना पड़े, यानी कि एक साथ दो व्यंजन वर्णों का प्रयोग करना पड़े, ठीक है, वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पे संयोग संज्ञा होगी। ठीक, आगे बात करते हैं। कहा अनुनासिक संज्ञा, कहा मुख नासिका वचनों अनुनासिक है, अर्थात कि जो वर्ण मुख और नासिका दोनों से उच्चारण किए जाते हैं उनकी अनुनासिक संज्ञा होती है। अर्थात कहने का भाव यह है मित्रों कि अंग, इय, ड़, न, म, इनकी अनुनासिक संज्ञा होती है। ठीक, मुख नासिका वचन और नासिका सूत्र क्या कहता है मित्रों, कहता है मुख और नासिका जो दोनों वर्ण दोनों से उच्चरित होता है, जो वर्ण उच्चरित होते हैं उनकी अनुनासिक संज्ञा होती है। तो कहा कौन कौन से वर्ण मुख और नासिका दोनों से उच्चरित होते हैं, तो कहा एमंगड़ नाम नासिका, अर्थात अंग, इय, ड़, न, म, ये जो होते हैं मुख के साथ साथ नासिका से भी उच्चरित होते हैं, अर्थात कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ के साथ साथ नासिका से भी उच्चरित होते हैं, इसलिए इनकी अनुनासिक संज्ञा होती है इस मुख नासिका वचन अनुनासिका सूत्र से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। का विभाषा संज्ञा, कहता है न वेत विभाषा, न और वा इनकी विभाषा संज्ञा होती है, न और वा इनकी विभाषा संज्ञा होती है। का न माने होता है मित्रों नहीं, न का अर्थ क्या होता है, न का अर्थ होता है नहीं, और वा का अर्थ होता है अथवा यानी विकल्प, अथवा यानी विकल्प। नहीं और विकल्प इनकी विभाषा संज्ञा होती है, न और वा इनकी विभाषा संज्ञा होती है, न वेत विभाषा। ठीक, और अगला सूत्र है मित्रों टी संज्ञा, अंतिम यहीं पे करके इस क्लास को यहीं पे समापन करेंगे। तो कहता है टी संज्ञा अचो अंत्यादि टी, कहता है अंत्यादि टी, अच अंत्यादि का अंत्य अच की, अंत्य अच की अंतिम अच की टी संज्ञा होती है। कहा अंतिम अच की टी संज्ञा होती है। कहा यदि किसी व्यंजन वर्ण के आदि में कोई स्वर आ जाए, कोई अच आ जाए, तो उस व्यंजन वर्ण को मिला करके उस स्वर की टी संज्ञा की जाती है। ठीक है, जैसे मनस में अस को लेकर के टी संज्ञा, राजन में अन को टी लेकर टी संज्ञा, लेकिन
राम में क्या हुआ मित्रों, राम में सिर्फ अ की टी संज्ञा, क्योंकि इसके बाद कोई वर्ण व्यंजन वर्ण या कुछ नहीं है, अंतिम अच है तो इसके लिए इसकी टी संज्ञा। नदी में मित्रों तो कहा बड़ी मतलब जो दीर्घ ई है, ठीक है ना, इसकी टी संज्ञा, कहा इसकी टी संज्ञा क्यों कर रहा है, क्योंकि भाई इस अंतिम अच है, अंतिम अच की टी संज्ञा होती है। ठीक है मित्रों, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है आपको संज्ञा प्रकरण में ये अभी हम लोगों ने जो 5-6 संज्ञाएं पढ़ी वो आप लोगों को बहुत बखूबी ढंग से समझ में आ गया होगा मित्रों। तो आज के क्लास को हम यहीं पे समापन करते हैं। ठीक, आप लोगों का बिहार टीआरई 4.0 की क्लास शुरू हो चुकी है और आप लोग ऐप पर जल्द से जल्द क्लास ले लीजिए मित्रों। आप लोगों को जानकारी लेने के लिए मित्रों नीचे आपको नंबर चल रहा है, उस पर आप संपर्क करें। आप लोगों को मित्रों संस्कृत की कक्षा के साथ साथ जीएस की क्लास भी फ्री मिल रही है मित्रों, और 1199 रुपए में, कितने रुपए मित्रों, तो 1199 रुपए में हमारे क्लासेस उपलब्ध हैं। आप लोग प्ले स्टोर से MSSSC नोट्स के ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहां से आप लोग क्लासेस ले सकते हैं, क्योंकि नंबर जो दिया गया है व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप करिए या कॉल करिए और आपको बेहतर जानकारी मिलेगी। तो इसी क्लास के साथ हम इसे समापन करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे मित्रों। नमस्कार।